एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है BFUHS स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स का नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी, जो कि 250 पोस्ट हैं आने, जिनका पेपर हो जाएगा अभी अभी अगस्त के एंड तक। ऐसे ही क्वेश्चंस पे करा रही हूँ जैसे कि BFUHS के एग्ज़ाम्स में आते हैं, एनक्लेक्स बेस्ड, इंटेलेक्चुअल बेस्ड, एंड ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 279 क्वेश्चंस मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में करा चुकी हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा चुकी हूँ। तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक द बटन प्लीज़। एंड अगर ऐसे ही क्वेश्चंस के नोट्स आपको चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF आपको चाहिए, ऐसे ही MCQs चाहिए, आंसर विद रैशनल चाहिए सिंपल लैंग्वेज में, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। गोल्डन पॉइंटर्स जो कि BFUHS के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बाय कर सकते हैं। PDF ऑफ MCQs आपको पड़ेंगे 199 के, और गोल्डन पॉइंटर्स आपको 99 रुपीज़ में, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में पड़ते हैं। अगर आप दोनों ही साथ में लेते हैं तो आपको 249 में PDF ऑफ MCQs, जिसमें बहुत सारे MCQs है प्रैक्टिस करने के लिए, आंसर विद रैशनल्स हैं, एंड गोल्डन पॉइंटर्स हैं जो कि 200+ गोल्डन पॉइंटर्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BFUHS के एग्ज़ाम्स के लिए। वो आप मेरे से बाय कर सकते हैं इन 249 रुपीज़, और 249 में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे उन टॉपिक्स के जो कि BFUHS के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, उनसे 2-2 3-3 क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको बाय करने हैं, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पे मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। लिंक पे आप क्लिक करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मेरे से बाय कर सकते हैं टेलीग्राम से। और मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आप बाय कर रहे हैं तो उनकी फ़ोटो स्टेट ज़रूर करा लें, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आने वाली 600 पोस्ट जो निकलने वाली है BFUHS की, उसके लिए भी अपनी तैयारी अच्छे से रखें, और पहले तो 250 क्लियर कर जाएं, बहुत अच्छा है। पर अगर आपको लग रहा है मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करें। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है 280th क्वेश्चन। अ क्लाइंट स्टेट्स दैट आई डोंट वांट एनी मोर टेस्ट, हु केयर्स व्हाट काइंड ऑफ ल्यूकेमिया आई हैव, आई जस्ट वांट टू बी ट्रीटेड नाउ, विच इज़ द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। तो एक क्लाइंट है, बोल रहा है कि मेरे को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, एंड किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को कौन से टाइप का ल्यूकीमिया है, मेरे को बस ट्रीटमेंट चाहिए अभी। तो नर्स क्या रिस्पॉन्स करेगी? आई एम श्योर यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड वॉन्ट टू बी वेल नाउ, your treatment is so effective if it is based on more specific information. Now you know the tests are necessary and that you are just upset right now. I understand how you feel. So देखो, अगर पेशेंट ऐसे बोल रहा है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेस्ट नहीं हो मेरा, और ना ही किसी को फ़र्क पड़ता है मेरे को किस टाइप का ल्यूकेमिया है, बिकॉज पेशेंट जो है इस टाइम वो क्या हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है ऑब्वियसली। पर हम उसके फेस पे ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम फ्रस्ट्रेट हो, आई नो। हम क्या बोलेंगे कि देखो, अगर तुम्हें ट्रीटमेंट तुम बोल रहे हो लेने के लिए, तो वो ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन द सेंस, अगर हमें पता चलेगा कि कौन से टाइप का ल्यूकीमिया है, तो वो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। हम उस पेशेंट को अपनी नॉलेज देंगे, ठीक है, उसको प्रॉपरली नॉलेज देंगे कि ये जो टेस्ट है ये क्यों किए जा रहे हैं, ताकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सके, ठीक है। टेस्ट आर नेसेसरी, हम उस पर डायरेक्टेड ये नहीं मारेंगे तो वो समझेगा कि रूड है, मेरे को समझा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, नो, क्योंकि देखो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट उसकी जो अंदर ये थॉट रहेगा कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो ये हो रहा है ना कि ये पता नहीं क्यों टेस्ट करा रहे हैं। तो हमें बताना भी पड़ेगा कि टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि इफेक्टिवनेस जो है ट्रीटमेंट की वो ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद देयर एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन 2 days अगो। अपॉन असेसमेंट द नर्स आइडेंटिफाई अ न्यू सिस्टोलिक मर्मर एट द एपेक्स। द नर्स शुड फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है, जिसका डायग्नोज हुआ है कि उसको इंटीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ है 2 दिन पहले, और असेसमेंट पे ऐसी उसने जब असेसमेंट की तो उसका जो न्यू सिस्टोलिक मर्मर जो है एपेक्स ऑफ द हार्ट में उसे सुनाई दे रही है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? असेस फॉर चेंज इन वाइटल साइंस, ड्रॉ एन आर्टेरियल ब्लड गैस, इवेलुएट हार्ट साउंड विद द क्लाइंट लीनिंग फॉरवर्ड, या फिर ऑब्टेन अ 12 लीड ECG। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि अगर किसी पेशेंट को ये चीज़ हो रही है कि हमें असेसमेंट करने पे उसका मर्मरिंग साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है पेशेंट का, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उसकी असेस करने हैं कि उसके वाइटल साइंस में कोई डिफरेंस तो नहीं आया है।
इमीडिएट एक्शन यही होता है कि उसके वाइटल साइंस जो है वो अलग तो नहीं हो रहे, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है पेपिलरी मसल्स का, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है एमआई की। ठीक है, अगर पेपिलरी मसल्स जो हैं वो इन्फेक्शन से पेपिलरी मसल जो है इफ़ेक्टिव हो गई हैं, वो एमआई की मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो है कॉम्प्लिकेशन होती है। क्या करती है वो, जो मिट्रल वॉल होता है ना हार्ट में, मिट्रल वॉल की क्लोजर जो है वो इनइफेक्टिव कर देती है, मतलब जो उसका क्लोजर है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है जो सिस्टोल है वो फ़र्क पड़ता है, हार्ट के सिस्टोल में फ़र्क पड़ता है, और इससे क्या हो जाता है मिट्रल रीगर्जिटेशन हो जाती है, जिससे लेफ़्ट वेंट्रिकल है जो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता प्रॉपरली, और जो ब्लड फ्लो है वो बैकवर्ड को आता है। अगर आपको पता है मिट्रल वॉल कहाँ है तो आप समझ रहे होंगे कि अगर मिट्रल वॉल की रीगर्जिटेशन हो जाएगी तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, जो ब्लड फ्लो है वो बैकवर्ड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। सो अगर उसको न्यू सिस्टोलिक मर्मर एपेक्स में सुनाई दे रही है, सो हमें सबसे पहले क्या करना है, वाइटल साइंस चेक करने हैं। देखो ईसीजी इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये क्या करता है, वॉल्व के फंक्शंस के बारे में बताता है, और पहले हम वाइटल साइंस, उसने यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्या करना है, ये हम बाद में करेंगे, पहले नहीं, फर्स्ट हमें वाइटल साइंस ही चेक करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। A client has had made use of cocaine prior to beginning labor. After the infant is born, the nurse should anticipate the need to include which of the following action in the infant plan of care. तो एक क्लाइंट था, उसने लेबर की स्टार्टिंग में ही क्या ले लिया था, कोकेन यूज़ कर लिया था। तो जब इन्फेंट बॉर्न हुआ तो नर्स ऐसा कौन सा एंटिसिपेट करेगी नीड जो कि इंक्लूडेड होगा क्लाइंट के इन्फेंट के प्लान ऑफ केयर में। सो देखो पहली बात तो कि जो ये कोकीन्स होते हैं, अल्कोहल होता है, स्मोकिंग होता है, ये क्या होता है कॉन्ट्राडिक्टेड होता है, और यहाँ पे तो पेशेंट ने क्या किया है, लेबर से जस्ट पहले ही कोकीन जो है वो ले लिया है। सो देखो क्या करेगा, एक्शन क्या होगा उसके प्लान ऑफ केयर में, क्या ऐसा एक्शन होगा नर्सिंग के, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग, नोटिफाइंग हॉस्पिटल सिक्योरिटी, लिमिटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद विजिटर्स एंड कंट्रैक्टिंग लोकल लो इन्फोर्समेंट। तो सबसे पहले देखो नर्स प्लान ऑफ केयर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्लान ऑफ केयर में हम कभी भी नोटिफाई नहीं करते कुछ भी, ठीक है, कांटेक्ट नहीं करते, प्लान ऑफ केयर में हमें एक्शन लेना पड़ता है। तो हम क्या कराते हैं, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग। क्यों, क्योंकि जब भी किसी, सबसे ज़्यादा याद रखना, जब भी कोकीन की बात होती है, अल्कोहल की बात होती है या फिर स्मोकिंग की बात होती है, पेशेंट का जो है रीनल सिस्टम जो होता है इन्फेंट का, वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। सो हमें यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग करानी पड़ती है इन्फेंट की, वो हम प्लान ऑफ एक्शन में रखेंगे कि कहीं उसके जो किडनी फंक्शन है, रीनल फंक्शन है, वो तो नहीं ख़राब हुए। ठीक है, सो हम क्या कराएंगे, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग कराएंगे उस पेशेंट की। ठीक है, सो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अगर भी किसी पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड चीज़ें लेता है जो कि कॉन्ट्राडिक्टेड होती है प्रेगनेंसी में, तो उस पेशेंट की जो इन्फेंट, जो बच्चा होने वाला है, उसको रीनल एंड जो रीनल प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, उसकी जो ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 3 आवर्स पोस्टमार्टम प्राइमरी पैरास क्लाइंट फंडस मिडल लाइन ऑन पेरिनियल इंस्पेक्शन, द नर्स ऑब्जर्व अ स्मॉल एंड कॉन्ट्रास्ट ट्रिकल ऑफ ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड द नर्स असेस फर्दर। तो 3 घंटे के बाद पोस्ट ऑपरेट पार्टम एक प्राइमरी ग्रेविटा है, ठीक है, उसका जो फंडस है वो मिडल लाइन पे है, ठीक है, और जब वो पेरिनियल एरिया इंस्पेक्ट कर रही है तो उसको स्मॉल कांस्टेंट टिकल ऑफ ब्लड, मतलब छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा टिकल ब्लड देखने को मिल रहा है पेरिनियल एरिया में। सो कौन सा एक्शन जो है वो फर्दर लेगी नर्स, रिटेन्ड प्लेसेंटा टिश्यू, यूट्राइन इन्वर्जन, ब्लेडर डिस्टेंशन या फिर पेरिनियल लेक्रेशन। सो जब भी किसी की विजाइनल डिलीवरी होती है, सो अगर किसी पेशेंट को, मैंने कल भी बताया था, वजाइनल लेक्रेशन हुआ है या फिर सर्वाइकल लेक्रेशन हुआ है, मतलब कि इंजरी हो गई है छोटी मोटी ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो उसमें ये टिकल ऑफ ब्लड जो है देखने को मिलता है। सो ये कौन सी असेसमेंट होगी, प्रीनियल लेक्रेशन की, जो प्रीनियल एरिया है उस पर छोटी मोटी जो है क्या हो गई है, इंजरी हो गई है ड्यूरिंग द डिलीवरी। सो जो नर्स है वो ये असेस करेगी, जो कि फर्दर इसकी असेसमेंट पे जाएगा। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इनको पढ़ें। नेक्स्ट है, आफ्टर टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट द ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर ऑफ इन्फेक्शन mastitis of the right breast, the nurse is determined that the client need further instruction when she states which of the following। so ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं कि क्लाइंट ने ये बोल दिया तो उसको समझ आया कि
ये नर्स को कैसे पता चलेगा? सो एक टीचिंग दे रही है क्लाइंट सेल्फ केयर ऑफ ब्रेस्ट की, नर्स दे रही है क्लाइंट को, उसको क्या हुआ है, मेस्टाइटस, क्या हो गया, इन्फेक्शन इन द राइट ब्रेस्ट हो चुकी है, इन्फ्लामेशन ऑफ द राइट ब्रेस्ट। तो ऐसी कौन सी क्लाइंट की स्टेटमेंट होगी जिससे नर्स को पता चलेगा कि उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, उसको भी समझ नहीं आया है कि कैसे केयर करनी है। अगर क्लाइंट बोलती है आई कैन अप्लाई लोकलाइज द हीट to the affected area, I should increase my fluid intake 2 liter per day, I will need to take antibiotics for 7 to 10 days before I am cured, I should begin breastfeeding on the right side to decrease the pain। सो देखो, अगर वो कहती है कि आई शुड बिगिन ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ टू डिक्रीज द पेन, तो ये बिल्कुल गलत है। जब भी इन्फेक्टिव हो जाती है ब्रेस्ट, उस ब्रेस्ट से बेबी को फीड नहीं कराते, बिकॉज वो इन्फेक्शन बेबी पे जा सकता है। सो ये भी स्टेटमेंट ठीक है अगर वो बोलती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं जब तक क्योर नहीं होता, उससे प्रॉपर फ्लूइड इनटेक लेना पड़ता है ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। और हीट से क्या होता है कि जो स्टेसिस हो रखा है मिल्क का, वहाँ पे जो मिल्क है वो रुक रखा है, ठीक है, इंगॉर्जमेंट हो रखी है, हीट अप्लाई करने से उसकी सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होती है। बट अगर वो ये वाली स्टेटमेंट देती है तो इट मीन्स उसको फर्दर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फीमेल न्यूनेट वॉज डिलीवर्ड 10 मिनट अगो एंड इज इन अ स्टेबल कंडीशन अंडर इन रेडियंट वार्मर टू प्रिवेंट इन्फेंट हीट लॉस ऑफ कन्वेक्शन, द नर्स शुड। तो एक फीमेल न्यूनेट है, डिलीवर हुई है 10 मिनट पहले ही, तो उसकी स्टेबल कंडीशन है और उसे रेडियंट वार्मर में रखा हुआ है। तो उसका लॉस ऑफ कन्वेक्शन मतलब हीट लॉस कम करने के लिए कन्वेक्शन से नर्स क्या करेगी, मूव द इन्फेंट अवे फ्रॉम कूल विंडो सर्फेस, मेक सर्टेन द क्लाइंट फॉर नो कॉन्टैक्ट विद कूल सर्फेस, ड्राई द इन्फेंट स्किन विद द टॉवल, पोजिशन द इन्फेंट अवे फ्रॉम द ड्राफ्ट एंड कूलिंग डक्ट्स। सो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो बॉडी है उसकी जो हीट है टू द कूलिंग सरफेस जाती है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पोजीशन करेंगे इन्फेंट को उन कूलिंग डक्ट्स और ड्राफ्ट से दूर, ताकि जो उसकी हीट है वो उस सरफेस एरिया की तरफ ना जाए और कन्वेक्शन से हीट लॉस ना हो। सो नर्स क्या करेगी, अगर इन्फेंट का हीट लॉस कम करना है, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। देखो, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन, कंडक्शन सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप इस टॉपिक को भी एक बार अच्छे से कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ वजाइनल डिलीवरी ऑफर अ टर्म प्रीनेट न्यूनेट, द नर्स ऑब्जर्व दैट द न्यूनेट हैज़ वन आर्टरी एंड वन vein in the umbilical cord. Nurse आएगा यहाँ, nurse notifies the doctor based on the analysis that this may be indicative of। सो देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन PDF और MCQs में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको बाय करने हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपको 199 में बहुत सारे MCQs के PDF मिल जाएंगे, आंसर विद रैशनल। और अगर आपको गोल्डन पॉइंटर्स लेने हैं तो वो 99 रुपीज़ के मिलेंगे। गोल्डन पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर और इंपॉर्टेंट टॉपिक से सीधे लिखे हुए हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। बट अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो आपको 249 मिलेंगे और वो वाले टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे जो कि BFUHS के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेपिटेटिवली उससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी अभी एक वजाइनल डिलीवरी हुई है और देखा है कि न्यू नेट में सिर्फ एक आर्टरी और एक ही वेन है। सो ऐसी इस असेसमेंट के चलते हुए डॉक्टर किस एनालिसिस के लिए इंडिकेटिव होगा। सो देखो, वैसे तो नॉर्मली 2 आर्टरीज 1 वेन देखने को मिलती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, पर अगर किसी पे न्यू नेट में ये देखने को मिल रही है तो क्या उससे रेस्पिरेटरी एनॉमलीज होगी, मस्कुलोस्केलेटल एनॉमलीज होगी, कार्डियोवास्कुलर या फिर फेशियल एनॉमलीज। तो अगर किसी में ऐसे वेन्स और आर्टरी में, अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरी में देखने को मिलती है, सो उस पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर एनॉमलीज देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी एनॉमलीज किस में देखने को मिलेगी, मेकोनियम एस्पिरेशन, डिस्ट्रेस हो गया है उसे, ठीक है, काफ़ी टाइम से उसको ब्रेथ उसकी जो है प्रॉपरली नहीं आ रही, मस्कुलोस्केलेटल एनॉमलीज, क्लब फुट हो गया, ठीक है, उसका जो भी मसल्स और स्केलेटन की एनॉमलीज होगी। फेशियल एनॉमलीज, अगर उसकी कोई फेशियल पाल से है उसको, ठीक है, उसकी फेशियल नर्व कोई कॉम्प्रेस्ड है या फिर उसका डाइवर्टेड सेप्टम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसे देखने को मिलती हैं। बट अगर किसी की आर्टरी और एक वेन है तो उसको कार्डियोवास्कुलर एनॉमलीज इंडिकेटिव होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज एक्सपेक्टेड व्हेन द नर्स इज असेसिंग द गेस्टेशनल एज ऑफ अ न्यूनेट डिलीवर्ड एट टर्म। तो इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो देखने को मिलेगी अगर कोई गेस्टेशनल न्यूबॉर्न है वो एकदम परफेक्ट टाइम पे हो रहा है, एक गेस्टेशनल उसका जितना टाइम है डिलीवर होने का उसी टाइम पे हो रहा है। ईयर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट
head, absence of rugae in the scrotum, sole creases is covering the entire foot, square window, side angle of 90 डिग्री। सो देखो ये BFUHS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या देखने को मिलेगा, जो उसकी सोल होगी ना, उसकी जो क्रीज है वो पूरी के पूरे इंटायर फुट को कवर कर रहे होगे। अगर आपने वार्ड में काम किया है, न्यूनेट वार्ड में काम किया है, तो आपने देखा होगा उनके पैर की जो सोल होती है पूरे के पूरे फुट को कवर कर रही होती है। सो इट इज़ अ नॉर्मल साइन कि वो जो न टर्म बेबी है वो नॉर्मल है। अगर ईयर लाइन फ्लैट अगेंस्ट योर हेड है तब भी वो प्री टर्म है, रूगे नहीं है कॉटम में, दैट इज़ प्री टर्म। साइन और स्क्वायर विंडो साइड एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है, बट इसमें 90 है, तो ए बी पेशेंट जो है न्यूनेट जो है वो प्री टर्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज हेल्पिंग अ सस्पेक्टेड चोकिंग विक्टिम शुड परफॉर्म द हेलमिच मैन्योवर व्हेन द विक्टिम। तो एक नर्स है, सस्पेक्ट कर रही है चोकिंग विक्टिम को, ठीक है, तो वो हेमलिच मैन्योवर है उस विक्टिम के करेगी, कब करेगी? शुड परफॉर्म द हेमलिच मैन्योवर व्हेन द विक्टिम स्टार्ट टू बिकम साइनोटिक, कैनॉट स्पीक ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कैन मेक ओनली मिनिमल वोकल नॉइसेज, इज कफिंग विग्रेसली। सो देखो याद रखना हमेशा हेमलिच मैन्योवर तब किया जाता है जब पेशेंट का जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन जो राइट होगा दैट इज़ कैन नॉट स्पीक ड्यू टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। वो बिल्कुल नहीं बोल पा रहा क्योंकि उसका जो एयरवे है वो बिल्कुल ही ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नर्स इज असेसिंग द लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ client with peripheral vascular disease. During the assessment, the nurse should expect to find which of the following clinical manifestation of this condition. सो एक नर्स है, असेस कर रही है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ क्लाइंट की, उसको पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ है, और असेसमेंट में ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है जो उसको देखने को मिलेगी जो कि इस कंडीशन से रिलेटेड होती है। हेयरी लेग्स, मॉल्टेड स्किन, पिंक कूल स्किन, वार्म मॉइस्ट स्किन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कैसी एक्सपेक्टेशन टूल देखने को मिलेंगी इस पेशेंट में जिसको पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रोज़ 3 बजे इस चैनल पे मिलेंगे। अगर कोई बच्चा नया देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि BFUHS ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और अगर किसी को PDF ऑफ MCQs एंड गोल्डन पॉइंटर्स चाहिए तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आके वो मेरे से बाय कर सकता है। So this is all about this video. Thank you so much. Do hard work. All the best. Bye.